An electric heater draws a current of 10 ampere an electric heater draws a current an electric heater draws a current of 10 ampere from a 220 volt supply from a 220 volt supply, full stop. What is the cost of using the heater? What is the cost of using what is the cost of using the heater for 5 hours every day for 30 days? For 5 hours every day for 5 hours every day for 30 days, if the cost of 1 unit if the cost of 1 unit 1 यूनिट ब्रैकेट में है 1 किलोवाट आवर, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर इज रुपीज 5.20 is rupees 5.20. देखिएगा क्या है यहाँ पर, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो क्या कर रहा है, वो 220 वोल्ट की सप्लाई में से 10 एम्पियर का करंट खींच रहा है, 10 एम्पियर का करंट ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिएगा, ये जो करंट है वो तो है 10 एम्पियर, वोल्टेज है 220 वोल्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 days इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज रुपीज 5.20। तो करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, मैं पावर निकाल सकता हूँ बड़े आराम से, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, तो पावर P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो P इज इक्वल टू वी कितना है 220 इंटू आई कितना है 10। तो ये हो जाएगा 2200 वॉट, 2200 वॉट। अच्छा, तो ये पावर हो गया, लेकिन मुझे तो पावर चाहिए होती है किलो वॉट में, तो मैं 2200 डिवाइडेड बाई 1000 कर दूंगा ताकि ये किलो वॉट में आ जाए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये हो गया हमारा 22/10 कितना हो गया 2.2 किलो वॉट। ठीक है, ये पावर इतना आ गया किलो वॉट में। उसके बाद जो टाइम है, उन्होंने बोला व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। ठीक है, तो हर दिन हम उसको 5 घंटे यूज करते हैं हीटर को, और कितने दिनों तक यूज करते हैं 30 डेज तक। तो हम लिखेंगे टोटल ऑपरेटिंग आवर्स, टोटल ऑपरेटिंग टोटल ऑपरेटिंग आवर्स। तो आप ये देखिएगा कि हम इसमें पूरे 1 महीने तक उस हीटर को यूज करते हैं, तो हमारे टोटल ऑपरेटिंग आवर्स कितने हो जाएंगे, हर दिन 5 घंटे, तो 30 दिन में कितना 5 × 30 इज इक्वल टू 5 × 30 मतलब 150 आवर्स। ठीक है, तो पावर इतनी आ गई, टाइम इतना आ गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड
इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन। पावर कितना है 2.2 किलोवाट और टाइम कितना है 150 आवर्स। तो पॉइंट गया नीचे 10 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 टू ज़ा 30, 3 कैरी आ गया, 15 टू ज़ा 30 और 3 33, 330 किलोवाट आवर। ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। फिर वो बोल रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज रुपीज 5.20। तो यहाँ पर ये कहेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज 5.20, 5 रुपए 20 पैसे। देयरफॉर ये 330 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 330 यूनिट्स हो गया। तो कॉस्ट ऑफ 330 यूनिट्स इज इक्वल टू 330 मल्टीप्लाइड बाई 5.20। पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 33 इंटू 52, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 6 आ गया, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 6 7, रुपीज़ 1716। ये टोटल कॉस्ट आ गई एक हीटर को हर दिन 5 घंटे यूज़ करने की, पूरे एक महीने तक। हर दिन अगर हम हीटर को 5-5 घंटे यूज़ करें तो टोटल कॉस्ट आ गई 1716 रुपीज़। बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में लिखेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, when an electric current is passed through a high resistance wire, when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot. The resistance wire becomes very hot and produces heat. Becomes very hot and produces heat. Full stop. This is called heating effect of current. This is called heating effect of current. क्या होता है कि जो भी कोई हमारे पास जो वायर्स होते हैं ना जिनका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि निकल का और क्रोमियम का एक अलॉय होता है, अलॉय मतलब मिक्सचर कहते हैं उसको, कोई कंपाउंड नहीं होता। तो निकल का और क्रोमियम का एक अलॉय होता है, उसको इसको निक्रोम बोल देते हैं। तो निक्रोम की जो वायर होती है उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो भी करंट आ रहा है ना उसमें, वो करंट को इतना ज़्यादा रोक रहा है, इतना ज़्यादा रोक रहा है
कि वो ज्यादा उसको फ्लो ही नहीं करने दे रहा, बहुत थोड़ा थोड़ा छोड़ता है, बाकी सबको अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, करंट को अपने अंदर सारा का सारा कंज्यूम कर लेता है। तो जितना ज्यादा करंट को वो रोकेगा, तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वो रोक रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर होता चला जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो रुकता है ना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। एक दूसरे से टकराएंगे तो दोनों नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि साथ में तो जुड़ नहीं सकते, अगर साथ में जुड़ जाएंगे तो शांत बैठ जाएंगे, लेकिन एक दूसरे में लगातार ताकत लगाते ही रहेंगे, तो क्या होगा, उसकी वजह से हीट जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो हम ये कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमेशा तभी होता है जब इलेक्ट्रिक करंट किसी हाई रेसिस्टेंस वाले वायर से पास करता है, तो जो रेसिस्टेंस वाला जो वायर होता है ना वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये सबको क्लियर है बेटा इतना? यस सर। बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताइए, सबको क्लियर है? ठीक है। यस सर। उसके ओके जी, ओके। उसके बाद आप ये कहेंगे कि हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू heat produced H heat produced in a high resistance wire H is equal to I square RT। आई स्क्वायर आर टी, भाई देखिए एक चीज तो आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी, आई स्क्वायर आर टी, ये जो आई स्क्वायर आर है ना, ये जो आई स्क्वायर आर है बेसिकली क्या है, ये पावर ही तो है, और पावर इनटू टाइम टेकन, पावर इनटू टाइम टेकन क्या है, यहाँ देख लीजिए, पावर इनटू टाइम टेकन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है, ये हीट एनर्जी की बात हो रही है। अब क्योंकि हीट है ना, तो हीट को मैं किलोवाट आवर में नहीं निकालूंगा, हीट जब भी निकलेगी तो हीट को हम निकालते हैं जूल्स में। तो जब हीट की बात आएगी, देखिए जब कभी भी हमारे पास ये आएगा कि आपको कमर्शियल यूनिट निकालनी है, आपको ये बताना है कि घर में हमने बिजली यूज करी, कोई बल्ब यूज करा, कोई रेफ्रिजरेटर यूज करा, कोई हीटर यूज करा, तो उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आप जो एनर्जी निकालेंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, क्योंकि उसी के बेस पर फिर हम कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर भी हीट एनर्जी निकालने का क्वेश्चन आए, तो बेटा तब भी मेरे को पावर इनटू टाइम टेकन ही करना है, लेकिन याद रखना तब पावर को वॉट में रहने देंगे, नॉर्मली जो वॉट में होनी चाहिए वॉट में रहने देंगे, और टाइम को आर में कन्वर्ट करने की बजाय टाइम को भी सेकंड में रहने देंगे। तो जब ये नॉर्मली हमारा एसआई यूनिट, यानी कि जब ये पावर हमारी वॉट में रहेगी और टाइम सेकंड में रहेगा, तो जो यूनिट आएगी वो जूल में आएगी। तो आप नोट करें, एसआई यूनिट ऑफ हीट, SI unit of heat energy is joules। हीट एनर्जी की जो SI यूनिट है वो होती है जूल्स। बताइए क्लियर, सभी को क्लियर है बेटा इतना? यस सर। अच्छा, अब याद ये चीज रखनी है कि जब भी कभी हीट प्रोड्यूस होगी, कई क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास वोल्टेज आपको मिल जाए और आप ये सोचो कि मैं तो ओम्स लॉ लगाकर और करंट निकाल लेता हूँ, और V इंटू आई भी तो पावर होता है, तो पावर निकाल के उसमें टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखिएगा जब हीट एनर्जी की बात होती है ना, तो मेरे को रेसिस्टेंस दिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस वाला जो हाई रेसिस्टेंस वायर होता है उसी से हीट प्रोड्यूस होती है। जो नॉर्मल वायर है जिसका ज्यादा रेसिस्टेंस नहीं है वो ज्यादा गर्म नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसा जब इस तरीके का केस आएगा तो मैं रेसिस्टेंस निकालूंगा, और मेरी ये कोशिश रहनी चाहिए कि आई स्क्वायर आर टी, मतलब आई आर और टी, इन्हीं की हेल्प से मैं हीट एनर्जी निकालूं, तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। देखिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, एक दो क्वेश्चंस है, देखते हैं जरा। तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे होंगे ना? नहीं लिखेंगे इसमें हीट एनर्जी वाले में, क्वेश्चन नंबर 1, अ पोटेंशियल डिफरेंस
A potential difference of 250 volts is applied. A potential difference of 250 volts is applied across a resistance of 500 ohms. Is applied across a resistance of 500 ohms in an electric iron. In an electric iron. Full stop. Calculate, first part है current. Current. और सेकेंड पार्ट है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स. Heat energy produced in joules. Heat energy produced in joules in 10 seconds. In 10 seconds. ठीक है. अब देखिएगा क्या क्या दे रखा है और क्या क्या निकालना है. सबसे पहले देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट्स, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज दे रखा है 250 वोल्ट्स और जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस दे रखा है 500 ओम्स. अब कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट करंट. करंट निकालना है. तो देखिए करंट निकालने में फिर ऐसा कुछ भी नहीं है. जब मेरे पास V है और R है तो मैं ओम्स लॉ यूज करके V इज इक्वल टू IR, मैं ओम्स लॉ यूज करके मैं करंट बड़े आराम से निकाल लूंगा. तो हम कहेंगे फर्स्ट पार्ट में बाय यूजिंग ओम्स लॉ बाय यूजिंग ओम्स लॉ करंट क्या है I इज इक्वल टू V अपॉन R. V कितना है 250 और R कितना है 500. तो 0 से 0 कट गया. 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50. I इज इक्वल टू 1/2. 1/2 को हम 0.5 भी बोल देते हैं. तो 0.5 एम्पियर हो गया. यहाँ तक बताइए बेटा, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे चलते हैं. I की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर. सेकेंड पूछ रहे हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो हीट एनर्जी जो है H इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT. I कितना है 1/2. 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R कितना है 500 मल्टीप्लाइड बाई कितने टाइम के लिए 10 सेकेंड्स. तो देखिए टाइम को यहाँ पर सेकंड में ही रहने देंगे. ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 10. तो जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 125. 125 इंटू 10 कितना हो गया 1250 जूल्स. बताइए क्लियर है कि नहीं? समझ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है जी. अभी इसका हीट एनर्जी का अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज. Calculate the heat produced when 96,000 coulombs of charge is transferred
is transferred in 1 hour through a potential difference is transferred in 1 hour through a potential difference is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volts. Calculate the heat produced when 96,000 coulombs of charge is transferred in 1 hour. यानी कि जो चार्ज है ना उसको हम क्यू बोल देते हैं, वो कितना दे रखा है 96,000 coulombs of charge transferred in 1 hour, तो टाइम कितना दे रखा है 1 hour. अब देखिएगा ऐसा होता है कि जैसे टाइम मेरे को दे रखा है आवर्स में, ठीक, अब वो हीट एनर्जी पूछ रहे हैं हमसे, तो हीट के लिए मुझे करंट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं जानता हूँ करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम. तो ये जो 1 आवर दे रखा है ना, इसको अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 3600 सेकंड्स हो जाएगा. ये सबको पता है कि नहीं, बताइए बेटा. इशिता, पावनी, Yes, sir. न्यासा, विदिशा, सक्षम, ये सब बच्चे समझ रहे हैं ना. 3600 हो गया. Yes. हाँ ठीक है जी. ओके यस सर. ओके ओके. तो I इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन T. अब Q होता है 96,000. 96,000 दे रखा है और टाइम दे रखा है कितना, टाइम दे रखा है 1 आवर. 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड्स. 2 0 से 2 0 कट गए. 12 3 जा 36, 12 8 जा 96 और 0 जा 0, तो 80 अपॉन 3 आ गया. तो I इज इक्वल टू 80 अपॉन 3 एम्पियर. अब देखिए आप ये सोचें कि मैं 80 अपॉन 3 को सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स में लिखूं, तो ऐसा मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है. रीज़न, क्योंकि मेरे से हीट एनर्जी पूछा गया है, हीट प्रोड्यूस पूछा गया है, तो मैं फालतू में करंट को उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं. हमने आई निकाल लिया. उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो मैं ये कहूँगा कि बाई यूजिंग ओम्स लॉ by using Ohm's law V is equal to I into R. तो मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाहता हूँ. R क्या हो गया V अपॉन I. अब V कितना है 50 वोल्ट, ठीक है, और I कितना है 80 अपॉन 3, ठीक है. तो इसको आप देख लीजिए, एक तरीका ये भी होता है कि भाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो ये हो गया 50 इंटू 3 अपॉन 80. अब 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 8 ओम. 15 अपॉन 8 ओम. ये सबको समझ में आ गया इतना. रेसिस्टेंस की वैल्यू, Yes, sir. हाँ इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको. ये हो जाएगा 15 अपॉन 8 ओम. इतना हो गया. अब रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई, तो हीट निकाल लूंगा मैं. Therefore H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ये हो गया. अब I कितना है 80 अपॉन 3. 80 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू R कितना है 15 अपॉन 8 इंटू टाइम कितना है, कितनी देर के लिए, इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, है ना. तो इसका मतलब टाइम हमको 1 आवर लेना है. 1 आवर मतलब वही 3600. अब 80 का स्क्वायर क्या हो गया 6400 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9
इंटू 15/8 इंटू 3600, 8 8 था 64, 80 आ गया, 800 आ गया सॉरी, और 9 4 था 36, 400 आ गया। ठीक है, ये करने के बाद में फिर आप देखिएगा ये आ गया 8 4 था 32, इसमें भी 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, 32 के आगे 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 इंटू 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 और 3 48, 480, 480 के बाद 480, 15 2 ज़ा 30, 3 कैरी 15 2 ज़ा 30, 3 कैरी 15 3 ज़ा 45 और 3 48, 480, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप ये देखिए इसमें मैं लास्ट के 3 जीरो अगर हटा दूं, ये मेरे पास कितना आ गया, जूल आ गया। तो लास्ट के 3 जीरो हटा दूं, अगर मैं कहूँ कि 5000 ग्राम है, तो 5000 ग्राम को मैं 5 किलोग्राम बोल सकता हूँ, मतलब 1000 का मतलब किलो होता है। तो ये 1000 हटा दिया तो ये हो गया मेरे पास 4800 किलो जूल। जूल में चाहो तो इतना लिख दो, और किलो जूल में चाहो कि थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, तो ऐसे लिख सकते हैं 4800 किलो जूल। बताइए समझ में आ गया सबको कि नहीं? बेटा क्लियर है सबको? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स। Two conducting wires of same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then in parallel are first connected in series and then in parallel in a circuit and then in parallel in a circuit across the same potential difference. Across the same potential difference. Full stop. The ratio of heat produced in series and parallel combinations, the ratio of heat produced in series, the ratio of heat produced in series and parallel combinations would be, in series and parallel combinations, would be A part है 1:2, B part है 2:1। A part है 1:2, B part है 2:1, C part है 1:4 और D part है 4:1। ठीक है, A B C D ये दे रखा है। ठीक है, अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है।
अब देखिएगा, इन्होंने बोला टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स, मतलब पूरी तरीके से उनकी लेंथ भी सेम है, उनकी डायमीटर भी सेम है, पूरी तरीके से वो सेम है दोनों वायर्स। और उन्होंने बोला कि दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसमें ये कहते हैं कि लेट द resistance of each wire be let the resistance of each wire be x ohms। हमने कहा दो वायर हैं अलग अलग, तो लेट द रेसिस्टेंस ऑफ ईच वायर बी एक्स ओम, तो दोनों वायर का रेसिस्टेंस एक्स ओम मान लिया। दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज they are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं सीरीज कनेक्शन वाला, तो लिखेंगे यहाँ पर केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन की बात करें तो एक्स ओम सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया मैंने V, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये R1 है और ये R2 है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 मतलब X प्लस X मतलब 2x ओम, तो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2x ओम हो गया। बाई ओम्स लॉ करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R। बेटा V तो V ही है और R कितना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है 2x, तो इतना एम्पियर ये हमारा करंट हो गया। तो मेरे पास I है, R है, और वो पूछ रहे हैं कि हमको हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो निकालना है। तो जब हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो निकालूंगा तो सेम टाइम के लिए निकालूंगा, तो हम ये कहेंगे लेट द करंट फ्लोज थ्रू दिस कॉम्बिनेशन फॉर टी टाइम, फॉर टी सेकेंड्स, ये बोल देंगे लेट करंट flows through this circuit, let current flows through this circuit for t seconds, कि इतनी देर के लिए वो करंट उसमें फ्लो करा। तो अब मैं ये कहूंगा हीट प्रोड्यूस्ड इसको H1 बोल देंगे, क्योंकि मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो H1 I स्क्वायर R T, H1 इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। यहां पर करूंगा, ये मिटा रहा हूं, अब देखिएगा H1 इज इक्वल टू I स्क्वायर, अब I कितना है, V अपॉन 2x, V अपॉन 2x का स्क्वायर, ये तो I स्क्वायर हो गया, इंटू R, R कितना है 2x इंटू टी, तो H1 की वैल्यू हो गई V स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर इंटू 2x इंटू टी। अब एक 2 2 ज़ा 4 और एक x से एक x कट गया, तो H1 इज इक्वल टू हो गया V स्क्वायर टी अपॉन 2x, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं बात करूंगा बेटा केस सेकंड की। ये जो दो रेसिस्टेंसेस हैं, इक्वल रेसिस्टेंसेस, इन दो रेसिस्टेंसेस को अब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो केस सेकंड में आप लिखें बेटा पैरेलल कनेक्शन।
पैरेलल कनेक्शन। ये वोल्टेज V हो गई, क्योंकि उन्होंने बोला है अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर R1 की वैल्यू x और R2 की वैल्यू भी x। तो R1 और R2 दोनों सेम हैं, रेसिस्टेंसेस इक्वल हैं, और पहले इनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा था, अब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो अब देखिएगा कैसे करेंगे। अब देखिएगा जो हमारा रेसिस्टेंस निकल के आएगा इक्विवेलेंट, वो क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x, यानी कि 2/x। जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी x/2। It implies that r is equal to x/2। r की वैल्यू हो गई x/2। फिर क्या करेंगे कि अब मेरे पास रेसिस्टेंस ये आ गया। ठीक है, तो करंट क्या आएगा, बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, V तो V ही है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने बोला, और R कितना है x/2। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो I की वैल्यू हो गई V/2 यानी कि 2V/x। तो इस केस में जो हीट प्रोड्यूस्ड है उसको H2 बोल देंगे, बिकॉज इट इज केस 2। हीट प्रोड्यूस्ड H2 इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। I क्या है यहाँ पर 2V अपॉन x का स्क्वायर इंटू R कितना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया था बेटा x/2 इंटू T। अब इस तरफ कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ मैं। हमें दोनों ही केसेस में जो हीट प्रोड्यूस्ड है उसका रेशो निकालना था। अब देखिएगा, तो ये H2 कितना आ जाएगा, H2 इज इक्वल टू 2V का होल स्क्वायर, तो 2 क्या स्क्वायर 4, V का स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x/2 मल्टीप्लाइड बाई t। एक x से एक x कट गया, 2 2 4। तो H2 इज इक्वल टू हो गया 2V स्क्वायर t अपॉन x। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि मुझे इन दोनों हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो निकालना है, तो H1:H2 निकालूंगा। तो H1 इज टू H2, H1 कितना है V स्क्वायर T अपॉन 2x, V स्क्वायर T अपॉन 2x इज टू H2 कितना है 2V स्क्वायर T, 2V स्क्वायर T अपॉन x। ये रेशो का मतलब ये डिवाइड होता है, तो V स्क्वायर T अपॉन 2x मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन 2V स्क्वायर T। V स्क्वायर T से V स्क्वायर T कट गया, x से x कट गया, तो ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा 2 इंटू 2 4। तो रेशो आ गया बेटा 1:4। 1:4 मतलब आपका सी ऑप्शन ये करेक्ट है। ये सबको समझ में आ गया, बताइए। यस सर। Yes. बस ये बचा हुआ है एक तो चला सा।
तो बस बेटा यही है फिर। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपका इसमें एप्लीकेशंस इसकी दो और बचती हैं। एक तो मतलब इसको कहाँ पर यूज़ करा जाता है, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करा जाता है। दूसरा इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज़ करा जाता है। तो वैसे तो पिछले कई सालों से एक एक नंबर का ही क्वेश्चन आ रहा है, पर मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना आपको इसके बारे में लिखवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास जो लूंगा उसमें थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा दूंगा। वैसे ये चैप्टर खत्म है 99%, सिर्फ 1% एप्लीकेशन बची हुई है उसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। तो पिछले कई साल से पूछा तो नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड हम उसको भी करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज और इलेक्ट्रिक हीटर। तो इन दो डिवाइस में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन होता है। तो ये फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा के फिर आगे अगला चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए फिर इतना ही कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए जी, Thank you, ओके sir. ओके ओके सर। ओके।